12 साल देश खुशहाल और प्रधानमंत्री के बहुत करीबी रहे नृपेंद्र मिश्रा साहब हमारे साथ हैं, जिनसे एक दो सवाल लेंगे कि आखिर देश ने किस सोच के साथ तरक्की की और कैसे देश आगे बढ़ेगा ताकि 2047 में हम विकसित हो गए। सर, आपका स्वागत है। नृपेंद्र सर, नरेंद्र मोदी सरकार की नेबरहुड पॉलिसी आप ही ने शुरू करवाई थी, क्या सोच थी उसके पीछे? प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ लिया तो विदेश नीति के बारे में उनकी कुछ अपनी राय थी, उनके अपने विचार थे। और यह भी सही है कि उस समय के विदेश मंत्रालय से 100% विचारों में तालमेल नहीं था। उसी में एक यह भी जुड़ा हुआ निर्णय था कि शपथ के समय जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके हेड्स ऑफ द स्टेट को बुलाया जाए। बल्कि आप उसके बाद देखेंगे कि अन्य देशों ने भी इस प्रकार की परंपरा को स्वीकार किया। सोच प्रधानमंत्री जी की तब और आज मैं ये कह सकता हूं कि वह इस मत के हैं कि भारतवर्ष एक बड़ा देश है, उसके पड़ोसी देश हो सकता है कि वह उतने आकार, उतनी आबादी के नहीं हो, परंतु वह आर्थिक दृष्टि से जो है वह पड़ोसी देशों को भारत से एक पूरक देश के रूप में वह रोल देखते हैं, विशेष रूप से आर्थिक नीतियों में। मुझे याद है एक बार जब चर्चा हो रही थी और व्यापार के विषय में चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि यदि हम पड़ोसी देशों को अपने उत्पाद को भेजें तो निश्चित रूप से दोनों देशों को दाम और मुनाफा दोनों में योगदान मिलेगा, सहायता मिलेगी। तो ये जो ओवरऑल कॉम्प्लीमेंटैरिटी थी वह आज भी उसी मत के हैं। वह मुझे याद आता है चाइना के हेड ऑफ द स्टेट आए थे प्रारंभ में और प्रधानमंत्री जी का यह एक बहुत सिंसियर एफर्ट था। एक तरीके से आप समझें कि वह इसमें विश्वास करते थे कि चाइना यद्यपि बड़ा देश है, विकसित देश है, हमसे वो आगे है, लेकिन कोई कारण नहीं है कि हमारा और चाइना के बीच में साइज को लेकर, बाउंड्री को लेकर, विदेश नीति को लेकर कोई गंभीर मतभेद हो। बल्कि वह यह भी कहते थे कि ऐसे अनेक फोरम हैं, इंटरनेशनल फोरम, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में, जहां चाइना और भारतवर्ष एक ही नीति, एक ही स्टैंड
को अपनाते हैं और जब साथ में रहते हैं तो उस प्रकार के प्रस्तावों को बहुत शक्ति मिलती है। तो कुल मिलाकर मैं कहूंगा, मैंने आपका बड़ा समय ले लिया, कि प्रधानमंत्री जी विदेश नीति में स्वयं सोचते हैं और फिर उनकी जो सोच है वह विदेश मंत्रालय वास्तविकता में परिणित करता है। सर, जिस तरीके से जीएसटी को लाके और एक फाइनेंशियल इंक्लूजन में पूरे विश्व देश को हमने शामिल किया, उसके भी आप सूत्रधार थे, क्योंकि उस समय आप उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और फाइनेंशियल इंक्लूजन के मामले में जीएसटी का बड़ा योगदान था। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में, फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो प्रमुख उस समय के कार्यक्रम थे, उसमें एक तो जनधन योजना थी। आप पूरी श्रृंखला को देखें, जो उनकी सोच की एक चेन होती है, तब यह समझ पाएंगे लोग कि किस प्रकार एक नीति को कार्यान्वित करके वह दूसरी नीति को जोड़ते हैं। जनधन योजना आई, लोगों के अकाउंट खुले, तो तत्काल उन्होंने एक जो पूरे देश में कुरीति हो गई थी, एक तरीके से आपको याद होगा भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी ने कहा था कि जो भी कार्यक्रम होते हैं केंद्र के, तो याद पड़ता है मुझे, लगभग उन्होंने कहा था 80 पैसा 90 पैसा वो चला जाता है, केवल 10 पैसा लाभान्वित हो रहे व्यक्ति को मिलता है। टेक्नोलॉजी उसका समाधान थी और प्रधानमंत्री जी ने तुरंत जो भी योजनाएं थी उसमें वह ट्रांसफर ऑफ अकाउंट की योजना चला रहे थे। किसानों को, आपको याद होगा, 6,000 रुपए दिए गए, एक बटन दबाने से करोड़ों किसानों को मिल जाता है। तो अगर ये जनधन योजना नहीं होती तो ये नहीं होता, योजनाएं ट्रांसफर की नहीं होती। जीएसटी आपने बात कही, ये एक बड़ा चुनौती भरा प्रश्न था। उस समय स्वर्गीय श्री जेटली जी वित्त मंत्री थे और उनका निश्चित मत था, वह वित्त मंत्रालय की लीडरशिप उनके हाथ में थी। हम लोग भी पीएमओ में चाहते थे कि उनके योजना को हम लोग सहायक बने। तो जीएसटी योजना को क्रियान्वित करने के लिए जो प्रेजेंटेशन हुए प्रारंभ में, और यदि आप उससे पहले का कार्यकाल प्रधानमंत्री जी का देखें तो वह मुख्यमंत्री थे। गुजरात के मुख्यमंत्री को जीएसटी के विरोध में एक प्रकार से स्टैंड लेना स्वाभाविक है। देखिए, दो प्रकार के स्टेट्स होते हैं, एक तो कंज्यूमिंग स्टेट होता है और एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेट होता है। गुजरात मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, बिहार कंज्यूमिंग स्टेट है। दोनों की प्राथमिकताएं जीएसटी में अलग अलग होती हैं। तो प्रधानमंत्री जी के पत्र हैं, अभिलेख हैं कि उन्होंने जीएसटी को विरोध किया था। तो जब हम लोग यहां पर वित्त मंत्री जी ने पहला प्रेजेंटेशन करवाया तो प्रधानमंत्री जी की सहमति नहीं बनी, हम लोग निराश हुए। बाहर मुझे अभी भी याद है, स्वर्गीय श्री जेटली जी मेरे कक्ष में आए और उन्होंने कहा कि नृपेंद्र, ये मैं बैटल को मुझे विन करना है
मैंने कहा सर हम लोग तो आपके साथ हैं। फिर एक बैठक, उस समय वो रेस कोर्स 7 रेस कोर्स था, फिर लोक कल्याण आज उसको कहते हैं, तो वहां पर फिर प्रेजेंटेशन हुआ, गैप दे करके कुछ नए तथ्य दिए गए। प्रधानमंत्री जी को एक चीज बहुत एक तरीके से सटीक लगी। उनको जब ये बताया गया कि पूरे यूरोपियन यूनियन में कॉमन टैक्स है, कॉमन ड्यूटी स्ट्रक्चर है, सो मच सो कि अधिकांश वस्तुओं पर 0 ड्यूटी है, वो फ्रीली बस में एक देश से दूसरे देश में जाती हैं। तो भारत तो बहुत बड़ा देश है, यहां के स्टेट वहां के देशों से बड़े हैं, तो एक सिंगल नेशन का टैक्सेशन स्ट्रक्चर अलग अलग क्यों हो। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी को यह योजना तब भाई, वो विचारों को बहुत गहन ढंग से प्रस्तावों को देखते हैं। उन्होंने इसमें राष्ट्रीयता देखी, उन्होंने इस कदम में आर्थिक विकास देखा, उन्होंने इस कदम में सत्यनिष्ठा देखी, एथिक्स देखी। तो दूसरी बैठक में उन्होंने कहा अच्छा देखते हैं, और यह कह करके उन्होंने वित्त मंत्री जी से कहा कि हम, मतलब वित्त मंत्री जी और वो बात करेंगे। समय के साथ उन्होंने स्वीकार भी किया और इतना महत्वपूर्ण पाया कि आपको याद होगा जीएसटी योजना की जब घोषणा हुई तो जो मिडनाइट, आधी रात को घोषणा पार्लियामेंट में हुई, तो एक तरीके से इकोनॉमिक सॉवरेंटी की ट्रिस्ट विद डेस्टिनी फिर से पंडित नेहरू की दोहराई गई। तो ये जीएसटी का स्वरूप था, उसको डिजिटल करने में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि योजनाओं को तकनीकी, नए तकनीक से जोड़ने में प्रधानमंत्री जी का प्रायः प्रथम प्रश्न होता था कि कोई आप योजना लाए हैं तो इसकी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कैसे करेंगे। तो ये एक जीएसटी की कहानी मैंने आपको बताई कि किस तरीके से तत्कालीन वित्त मंत्री जी जो कह रहे थे कि मुझे ये बैटल जीतनी है, वो उन्होंने अल्टीमेटली जीती और प्रधानमंत्री जी ने इसे स्वीकार किया। सर, जिस तरीके से आप ट्राई के चीफ थे और डिजिटल क्रांति और संचार क्रांति, क्या एक तरीके से मैं कहूं कि आप जनक हैं तो शायद गलत नहीं। आपका धन्यवाद है कि आप ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कुछ डिजिटल क्रांति में भी आपको, क्योंकि हम और आप इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री जी के बारे में बात कर रहे हैं, एडवर्सिटी से कैसे वह उभरते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो एक करीब 1.5 सप्ताह के लिए 500 रुपए के नोट थोड़े से कम हो गए थे। ऐसा नहीं था कि व्यवस्था में कोई अड़चन थी, ट्रांजैक्शन में नहीं रुका, लेकिन जो सरप्लस हम रखते हैं बैंकों में उतना सरप्लस नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने कभी अधिकारियों की आलोचना नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम लोगों को कहा था, तुमने ये योजना पूरी ढंग से नहीं चलाई। कभी वो
दोषारोपण नहीं करते थे। और याद है 11 बजे 12 बजे रात में मीटिंग चल रही थी और वह आंकड़े देख रहे थे कि नोट की प्रिंटिंग किस किस प्रिंटिंग प्रेस में कितनी हो रही है और क्या करना चाहिए। उसी समय उन्होंने कहा कि आप कल से पूरे राष्ट्र में डिजिटल पेमेंट का कैंपेन शुरू करिए। पेट्रोल स्टेशन पे कार्ड बने, वो डिजिटल पेमेंट हो। टोल टैक्स कार्ड बने, ट्रांसफर हो पैसा। इस प्रकार की अनेक जगहें जहां पे ये हो सकता था और ट्रांजैक्शन ऑफ मनी रुक जाए, जो कैशलेस हैंडलिंग है वह हो जाए, तो उन्होंने, और इसके लिए आरबीआई को उन्होंने विशेष रूप से अनुरोध किया था कि जो ट्रांजैक्शन कार्ड में चार्जेस लगते हैं वो कम कर दिए जाए। तो वो कम किए गए। जितने फुटकर व्यापारी थे, इनको एक पॉस मशीन होती है जिससे आप पेमेंट करते हैं, तो वह मशीन उन्होंने कंसेशनल रूप में दिलवाया। तो जो एक नोट की कमी थी, वह किस तरह उन्होंने एक डिजिटल इंडिया बना दिया। और आज आप विश्वास माने, विश्व में डिजिटाइजेशन में भारतवर्ष निश्चित रूप से प्रथम 3 देशों की श्रेणी में है। डिजिटाइजेशन में है, मास डिजिटाइजेशन, करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग कार्ड इस्तेमाल करने लगे। आज महिलाएं सब्जी खरीदती हैं तो वो पेमेंट कार्ड से करती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन था। और मैं केवल उन दिनों की याद करता हूं कि किस प्रकार योजनाओं को जोड़ते हुए एक के बाद एक विकसित योजनाएं आगे बढ़ाने का उन्हें जुनून है। एक आखिरी सवाल, आपकी योजनाओं पे मोदी जी को इतना भरोसा हुआ कि उत्तर प्रदेश में जन्मे एक व्यक्ति की आखिरी इच्छा थी कि राम जन्मभूमि बनाएंगे। लोग कहते थे कि कसम राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, और विपक्ष वाले सवाल पूछते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। तो मोदी जी ने तारीख की घोषणा भी कर दी और नृपेंद्र मिश्रा जी को न्यास का अध्यक्ष भी नियुक्त कर जी। ये तो सही है। प्रधानमंत्री जी जब तक मंदिर नहीं बना अयोध्या नहीं गए। लगभग 15 साल अयोध्या नहीं गए। अगल बगल के जिलों में जाते थे चुनाव में, वहां नहीं गए। जहां पे विवादास्पद भूमि थी, जहां भगवान एक टेंट में थे, वहां नहीं गए वो देखने। उनका निश्चित मत था कि इस देश के बच्चे बच्चे के लिए राम मंदिर बनना आवश्यक है। इसको एक वह नेशनल पहचान जो होती है, अस्मिता, एग्जिस्टेंस, उसके साथ जोड़ते थे। देखिए, एक रिलीजियस था, मूवमेंट रिलीजियस रहा होगा। प्रधानमंत्री जी का वह दूसरी पर्सनैलिटी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी एक राष्ट्रीयता को ध्यान में रखते हुए एक नेशनलिस्ट आइडेंटिटी के रूप में राम मंदिर को देखते थे। उच्चतम न्यायालय का निर्णय हुआ, ऐतिहासिक निर्णय। शांति व्यवस्था जो ठीक चलने लगी थी, उसमें एक तरीके से स्टैंप लग गया, सबने स्वीकार किया। और 2020 से यह कार्य शुरू हुआ। 5 वर्ष में जो कल्पना थी प्रधानमंत्री जी की, उस कल्पना की किसी न किसी रूप में वह साकार हो सका।
मुझे भी ये एक दैविक अवसर मिला, टोटली डिवाइन, और इसमें कोई मुझे स्वीकार करने में संकोच नहीं है कि यह कार्य बड़ा था, चुनौतियां भी थीं, लेकिन कोई भी ऐसी चुनौती नहीं थी जो हर सुबह जागने के बाद उसका समाधान ना मिले। यह समाधान कहीं न कहीं दैविक आशीर्वाद था। तो मंदिर निर्माण हुआ आज उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, इस देश के बच्चे बच्चे के लिए। वह राम मंदिर एक तरीके से जिसको जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम लोगों की पीढ़ियां विश्वास नहीं करती थी कि मंदिर बनेगा, भगवान हमारे सही स्थान पे आएंगे, अपने स्थान पे आएंगे, सही नहीं अपने स्थान पे आएंगे। तो ये एक कार्य पूरा हुआ और मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना भी पूरा हुआ। तो ये थे नृपेंद्र मिश्रा जी, जिन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री की सोच ये होती है कि जो भी योजना लाए उसको टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़ें, और टेक्नोलॉजी को जोड़ने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसमें भ्रष्टाचार नहीं होता, और अगर भ्रष्टाचार नहीं होगा तो देश स्वतः 2047 में विकसित हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रांत के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।